नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था 11th-12th का पोर्शन सेकंड ग्रेड के लिए और मैंने कहा था कि जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, चाहे एसआर सैनी हो और भी जो बुकें हैं उनके भी क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन पहले थ्योरी का जो पोर्शन है वो हम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करना सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन आप निकालोगे तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लासेज को आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो अपने तमाम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को ऐड कीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट तो वैसे ही कम होते हैं, लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होते हैं। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेज कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपको चीज़ें शेयर करेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए, कल हमने सेट के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा अगर मैं रिपीट करूं कि सेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सेट क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि सेट एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। चाहे आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ऐसा आपने नाम लिया तो उससे आपको एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया। आपको पता चल गया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, AEIOU भारत के सभी राज्यों का संग्रह। तो आपको पता चल गया कि भारत के सभी राज्यों का संग्रह एक सेट हो गया। तो इसके अंदर आपको नाम लेते ही पता चल गया कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो इसके अवयव होने वाले हैं। तो ये हमने बात की। सेट को आपने कैपिटल अक्षर से डिनोट किया था, ABC कैपिटल अक्षर से। और वहीं अगर हम बात करें इनके एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स हमेशा इसके स्मॉल अक्षर के अंदर आएंगे। इसे आप मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखेंगे तब आपका एक सेट बनेगा। तो ये चीज़ें भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर सेट को लेकर बात की थी। और नेक्स्ट आगे हमने क्या पढ़ लिया था, समुच्चय का निरूपण, कि आप समुच्चय का किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो एक तो आपने समुच्चय निर्माण, यानी पहले तो आप सेट को निर्माण कीजिए, फिर आपने रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण के रूप में आपको देगा और आपको उसे सारणीबद्ध रूप में आपको लिखना है। आपको जैसे कह दे कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग, ये तो हो गया समुच्चय निर्माण। और आप कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, 1 4 9, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 होगी, इनका वर्ग 1 4 9 16। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। तो उसे आप रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण के रूप में किसी नियम के तहत आपने इस प्रकार बात की थी कि ऐसे आप लिखेंगे। x लिखा, फिर x के बाद इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि x किस नियम से आ रहा है। तो आपने इस प्रकार डिफाइन किया कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। और फिर इसको इस प्रकार आपने वापस कर दिया। अब प्राकृत संख्या का वर्ग है, इसको आपने ऐसा भी लिखा था कि x आप मैथमेटिकल रूप से लिख सकते हैं n² एवरी फॉर ऑल। यहाँ पर जो ये n है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये भी आपने कहा था। ठीक है, अब इसको, ये तो हो गया आपका समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डिंग फॉर्म। सेट बिल्डिंग फॉर्म हो गई है। और वहीं अगर हम बात करें इसे आप रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर रूप कैसा होगा बताएं शाबाश। रोस्टर रूप सीधा आपको अवयव लिखने इसके, तो एलिमेंट क्या आएंगे, देखिए 1 रखेंगे n बराबर तो 1 आ गया, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, 16 25 36, इस प्रकार ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये तो आपका रोस्टर रूप हो गया, ये आपका क्या हो गया, समुच्चय निर्माण का रूप हो गया। तो इतना लगभग हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद ठीक है, इतना ही हमने स्टार्ट किया था क्लास को। अब आगे हम बात करते हैं समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, बाकी नोट्स आपको इसके अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। इस बार जीके का बैच भी हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। तो यानी बढ़िया बेहतरीन चीज़ें आपको एक संकलित रूप में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं समुच्चयों के प्रकार। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे भाई, आपको बस जुड़े रहें हमारे साथ। समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। नॉर्मल सी बातें हैं, अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ों से ही आगे आप रिलेशन पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी के अंदर जाएंगे। तो यानी ये नॉर्मल चीज़ों से ही आप आगे बढ़ेंगे। वेन आरेख पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम 1-2 क्लासेस के अंदर नॉर्मल रख रहे हैं, तो आपको इसे आराम से सुनना है और चीज़ें लिखनी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड चीज़ें हम नहीं करवा रहे हैं अभी फिलहाल,
क्योंकि शुरुआत है जीरो स्टेज से, हम ऊपर चल रहे हैं तो धीरे धीरे नॉर्मल से हम ऊपर चलेंगे। एक एक जानकारी आपको देता हुआ चलूँगा और यही चीज़ें आपको संकलित रूप से करनी है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से नया है, लेकिन ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात कही थी कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहला अगर हम बात करें परिमित समुच्चय, इंग्लिश में भी हम बात करेंगे, साथ साथ में चिंता न करें। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो नाम से स्पष्ट है ये चीजें, एक दूसरा साथ में दोनों बात करते हैं। एक अपरिमित समुच्चय, सुनिएगा ध्यान से, इनफाइनाइट। परिमित समुच्चय क्या होगा? फाइनाइट, यानी फाइनाइट चीज क्या होती है? जो सीमित हो, यानी जिसके अंदर अवयव सीमित हैं, जिनके अंदर अवयव को आप काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन काउंटेबल हैं, जो सीमित संख्या के अंदर हैं, वो हो गया परिमित। लेकिन अपरिमित क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा आपका जो आप नंबर्स, जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित हैं, वो सीमित नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं पूरा कह दूं कि प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं तो अंत तक जाती हैं, तो अंत का तो कोई देखिए अंत नहीं है, वो तो अनंत है। तो अनंत है तो वो क्या होगी? उसके अंदर अवयव आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें पता नहीं है कि 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। तो यही सिंपल सी बात है। तो आप थ्योरेटिकल भी इसका लिख सकते हैं कि जिसके अंदर वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा एक एग्जाम्पल लिख लीजिए सेट का, कि मान लीजिए S बराबर आपके पास ऐसा कुछ है, एक समुच्चय निर्माण में साथ में आप सीख जाएंगे कि x एक प्राकृत संख्या है, S एक प्राकृत संख्या, x एक क्या है? प्राकृत संख्या है। अब देखिए प्राकृत संख्या है तो आपको पता चल गई, ये तो हो गया इनफाइनाइट कि प्राकृत संख्या तो बहुत सारी है। लेकिन अब मैं इसको डिफाइन आगे और करता हूं कि x एक प्राकृत संख्या है। यहां पर मैंने लिख दिया कि x क्या है? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5। अब इसके अंदर आपको अवयव पता चल जाएंगे कितने हैं। ये आगे डिफाइन कर दिया इसने कि पहले कह दिया x एक प्राकृत संख्या है, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, अपरिमित अवयव हो गए। लेकिन आगे इसने एक और चीज लिख दी कि x है वो 1 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, तो अवयव कितने आएंगे इसके अंदर? देखिए शाबाश, कि एक तो देखिए इक्वल का निशान है, ये मीनिंग आप समझते हैं ना कि इक्वल हो तो ये शामिल है, ठीक है। फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, ये एलिमेंट आएंगे। वहीं अगर बात करें इनफाइनाइट को लेकर, तो अगर मैं सीधा ऐसा ही लिख देता, मान लीजिए इसको कि x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, यही सीधा मैंने लिख दिया। तो प्राकृत संख्या है तो भाई बहुत हो गया, इसके अंदर तो कौन कौन से अवयव आएंगे? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे अवयव आएंगे। तो इतना आप समझ चुके होंगे अच्छे से मेरे ख्याल से। अपरिमित समुच्चय जो इनफाइनाइट सेट है, जिसके अंदर अवयव की कोई भी लिमिट नहीं कह सकते। आप रियल नंबर का सेट कह सकते हैं, तो रियल नंबर है तो वो देखिए आपकी माइनस भी उसके अंदर शामिल होती है, माइनस की संख्याएं, 0 भी शामिल होता है, और फिर आगे वो प्लस वाली भी संख्याएं शामिल होती हैं। तो कोई सा भी जो नंबर है, चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर है, चाहे आपकी जो प्रीमिय संख्याएं हैं, चाहे रियल नंबर हैं, तो वो सारी संख्याएं क्या हैं? सभी का नाम ले लिया तो क्या है? अनंत तक हैं, तो वो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरा, यहीं पर नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है। तीसरा मैं बात करूं एकल समुच्चय, नाम से स्पष्ट है भाई, सिंगल सेट। ये सिंपल सी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये साथ साथ में अब चीज़ों पढ़ते रहेंगे आराम से, तो आप जुड़े रहेंगे इन चीज़ों से। एकल समुच्चय क्या होता है? सिंगल सेट का मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ एक अवयव हो, एक एलिमेंट है जिसके अंदर। सिंगल सेट का मतलब कि जिसके अंदर एक अवयव है। जैसे कोई भी मान सकते हैं आप, देखिए एक मैंने ले लिया, इसके अंदर क्या है? एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सिंगल सेट। छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं। अगर हम बात करें नंबर 4 पर, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट बताएं क्या होगा? कि जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट कोई भी अवयव नहीं हो।
इसे फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है भाई, फाई द्वारा इसे फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है और कोई भी उसके अंदर अवयव नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे, फाई। अब देखिए इसका एक आप लिख सकते हैं कि x, और x आपने कह दिया कि x स्क्वायर बराबर 4, ये कह दिया x स्क्वायर बराबर 4 आपने कह दिया, और कह दिया कि x एक विषम है। अब बताओ x आप विषम लेकर ऐसी कौन सी संख्या विषम ले सकते हैं जिससे उसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाए? कोई संख्या है क्या आपके पास कि x कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर आप करेंगे तो वो 4 आए? कोई भी नहीं है। विषम संख्या लेनी है 1 3 5, कोई संख्या ऐसी लेंगे तो आएगा क्या 4? नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आया। कोई भी अवयव नहीं आया तो इसे फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है भाई। फाई अवयव होता है, फाई खुद एक एम्प्टी को ही व्यक्त करता है। तो ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर आगे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे। पहले परिमित समुच्चय जिसके अंदर क्या है, अवयवों की संख्या सीमित होती है। इनफाइनाइट जिसके अंदर अवयवों की संख्या असीमित होती है। सिंगल समुच्चय सिंगल सेट जिसके अंदर एक अवयव हो, और रिक्त या एम्प्टी सेट किसे कहेंगे जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे समान समुच्चय की। समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय दो चीजें हैं। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, दो सेट हैं आपके आगे। ये इंपॉर्टेंट है थोड़े, इनको आप समझिएगा। समान समुच्चय यानी इक्वल सेट, और इक्विवेलेंट होता है तुल्य। दोनों में अंतर क्या होगा अभी देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। बात करते हैं अपन समान समुच्चय। ये हो गया आपका इक्वल सेट। एक ये चीज होगी, ठीक है। एक मैं बात करता हूं यहां पर तुल्य समुच्चय की। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट। दो बातें लिखी है मैंने, समान समुच्चय और एक है इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको देखकर शायद नहीं लग रहा होगा कि भी क्या डिफरेंस है इसके अंदर। बताओ भी समान समुच्चय और इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, लेकिन डिफरेंस इसके अंदर है क्या। समान समुच्चय क्या होगा, समान समुच्चय मान लीजिए आपके पास ए सेट है और एक बी सेट है, दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। ए सेट और बी सेट दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे अगर जो अवयव ए के अंदर है वही के वही बी के अंदर है। ध्यान से सुनिएगा, जो एलिमेंट ए के अंदर है और वही के वही सेम टू सेम बी के अंदर है। जैसे ए के अंदर हमने बात कर लिया कि आपके अवयव हैं 1 2 3 4, और बी के अंदर भी वही अवयव, क्रम का तो कोई महत्व नहीं, तो कहीं भी हो सकते हैं। अब देखो सेम टू सेम अवयव होने चाहिए, तो वो तो क्या होंगे, इक्वल। नाम से स्पष्ट है, इक्वल, बराबर। ठीक है, सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए। ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे यदि ए के अंदर जो अवयव हैं वो सेम टू सेम बी के अंदर भी हैं, तो वो क्या होगा, इक्वल। दोनों बराबर हो गए, दोनों के अवयव बराबर हैं तो इक्वल होगा। तो आप बात ये थ्योरी लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, साथ साथ में ये थ्योरी जो मैं बोलूं वो लिख सकते हैं कि दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए के अंदर जो एलिमेंट है वही के वही अगर बी के अंदर भी हैं, या उल्टा भी लिख सकते हैं, जो बी के अंदर अवयव हैं वो सेम टू सेम ए के अंदर भी हो। और ये एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि ए बराबर बी होना चाहिए। ये थ्योरी लिख लीजिएगा साथ में, अगर जो साथ साथ में वीडियो को देखकर नोट्स बना रहा है, क्योंकि लिखेंगे तो इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट होगा, क्योंकि पहले थ्योरी लिखूंगा फिर वो आप लिखेंगे। तो इससे अच्छा है मैं जो थ्योरी है वो साथ साथ में बोल दूंगा आपको जो लिखने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ तुल्य समुच्चय की, इक्विवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बात सिंपल सी वही है। ये क्या होगा कि दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि ए के अंदर अवयवों की संख्या, जितने अवयव हैं, मान लीजिए 4 हैं 5 हैं, उतने ही अवयव संख्या के अंदर बी के अंदर हैं, तो वो तुल्य होंगे। बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने अवयव ए के अंदर हैं उतने के उतने बी के अंदर होने चाहिए। जैसे हम बात करें कि ए बराबर, एग्जाम्पल है A B C D,
ठीक है। बी के अंदर हम बात करें ई एफ जी एच, ये अवयव हैं, तो ये क्या है, समान है क्या, समान नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ये देखो इक्वल की डेफिनेशन थी कि अवयव ए के अंदर जो अवयव हैं सेम टू सेम बी के अंदर होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ गई, संख्याओं की बात। ए सेट के अंदर जितने संख्या में अवयव हैं, ए सेट के अंदर जितने अवयवों की संख्या है उतने ही बी के अंदर होने चाहिए। तो ए के अंदर कितने हैं, 4 इसके अंदर हैं, तो ये बराबर तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, तुल्य हैं। अब एक यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बताएं कि जो समान समुच्चय है, इक्वल सेट है, वो तुल्य समुच्चय होता है। देखिए क्योंकि ये इक्वल है तो यानी जितने 4 अवयव हैं तो 4 अवयव यहां होंगे, समान है, तो जितने 4 हैं तो 4 के 4 सेम टू सेम होंगे। तो ये, और तुल्य की बात हमने क्या की, तुल्य वाली, कि अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो अवयवों की संख्या तो हमेशा इक्वल होगी, क्योंकि सारा ही इक्वल है, दोनों एक जैसे ही हैं, तो अवयवों की संख्या इक्वल होगी। लेकिन ये बताओ क्या समान समुच्चय है क्या, ये तुल्य समुच्चय है, समान समुच्चय नहीं है। तो एक परिभाषा आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक थ्योरी लिख सकते हैं कि समान समुच्चय, ये स्टार पॉइंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन क्या कह रहा हूं, तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। ये हो भी सकते हैं, होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां से एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, दोनों को एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो ये स्टार पॉइंट आपको, तो समान समुच्चय इक्वल सेट क्या हो गया कि ए के अंदर जो अवयव हैं सेम टू सेम वही बी के अंदर हो, और तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट कि जो ए के अंदर संख्या, जितने अवयवों की संख्या है उतने ही बी के अंदर हैं, संख्या में इक्वल है। यानी ए के अंदर 4 हैं तो 4 बी के अंदर होने चाहिए, तो वो तुल्य होंगे। बराबर होना कोई जरूरी नहीं, बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समान के अंदर इक्वल होना जरूरी है। तो ये इन चीजों पर जो मैं फोकस कर रहा हूं वो आप ध्यान से सुने, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आगे हम बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इन चीजों को लिख लीजिएगा साथ साथ में भी, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। एक दो दिन हम थोड़े छोटे ही लेक्चर रखेंगे ताकि आप दोबारा से पढ़ाई में रूटीन आपका बन जाए, फिर उसके बाद 1-1 घंटे की क्लासेस अपनी वैसी स्टार्ट हो जाएगी। आगे है सार्वत्रिक समुच्चय। भाई सार्वत्रिक समुच्चय, ये तो सबको समझ में आता है भाई क्या होता है, सबको पता होगा। यूनिवर्सल सेट कि कोई समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ध्यान से सुने पहले परिभाषा, फिर एग्जांपल पर जाएंगे हम। कोई समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि 3-4 समुच्चय आपको दे दिए ए बी सी, इस प्रकार 3-4 दे रखे हैं, जितने अवयव इन तीनों चारों के अंदर हैं, क्योंकि सेट है तो अलग अलग अवयव होंगे, तो सारे के सारे अवयव अगर किसी समुच्चय के अंदर हैं तो वो उनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो ये परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें दिए सभी समुच्चयों, ऐसा समुच्चय जिसमें, ये डेफिनेशन लिख दीजिए, दिए सभी समुच्चयों मान लीजिए समुच्चय दे रखे हैं आपके पास ए बी सी, जितने भी समुच्चय दे रखे हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए सभी समुच्चयों ए बी सी के अवयव पूर्ण रूप से उपस्थित हों, के अवयव पूर्ण रूप से उपस्थित हो, यानी सारे के सारे अवयव उस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। जितने भी समुच्चय दे रखे हैं उन सभी के अवयव अगर एक सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, उसे आप सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, ठीक है। और इसे तो लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, समष्टीय समुच्चय कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ऐसा लिख सकते हैं। और यूनिवर्सल सेट को किससे व्यक्त करते हैं, इसे U द्वारा व्यक्त करते हैं।
इसे यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे। अभी नोट्सों से मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ, एक बार 2-3 क्लासेस के अंदर ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, एसआर सैनी बुक से हो गई, तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है जो हमने कहा था वो चीज़ें हम करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अभी प्रैक्टिस सेशन आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम एक बार स्टार्ट करेंगे क्लासेस को, फिर आगे जो सबसेट के बारे में है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक बार 20-20 मिनट के क्लासेस 2-4 आएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही आपकी रूटीन बन जाएगा तो उस हिसाब से क्लासेस को लेंथ हम बढ़ा देंगे। तो चलिए इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स हम यूट्यूब पर करवाने वाले हैं, एक एक चीज़ आपको अच्छे से कराएंगे ताकि आपका सेकंड ग्रेड आराम से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।